क्लासेज में सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से। आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला वीडियो था उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया, और प्रस्तावना में जो जितने टॉपिक दे रखे हैं वो जब अपन प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो संविधान की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय के बारे में 3 प्रकार के न्याय जो बताए गए हैं उसके बारे में, स्वतंत्रता, समानता, एकता व अखंडता के बारे में हमने पहले जो वीडियो था उसमें इसकी विस्तृत चर्चा की, जिसमें संविधान के जो उद्देश्य थे उसके बारे में इसमें बताया गया था। तो ये ही जो उद्देश्य हैं वो संविधान की विशेषताओं के बारे में भी ये टॉपिक आते हैं। तो अपन जो संविधान की जो विशेषताएं हैं वो कम से कम 20 टॉपिक के अंतर्गत आती है, तो उसके बारे में कम से कम ये 7-8 जो विशेषताएं हैं वो हम उद्देशिका को याद करते हैं तो ये विशेषताएं याद हो जाती है। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हमें अलग से याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारी जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा ने बहुत सोच समझकर संविधान का निर्माण किया, और हमारे जो यहाँ के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे भारत के जो शाश्वत मूल्य हैं, जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो आधारभूत जो मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। और ये ध्यान रखा कि हमारे जो संविधान ऐसा निर्माण हो जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो संविधान निर्माण करते समय इन विशेषताओं का ध्यान रखा गया। तो संविधान निर्माण में हमारा जो पहली विशेषताएं हैं वह है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य यह है कि भारत अपना निर्णय लेने में सक्षम है, उस पर किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं है या अन्य देश है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा है समाजवादी। तो समाजवाद की स्थापना यहाँ पर संघर्ष के हिसाब से नहीं, सहयोग के हिसाब से स्थापित करने की बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा। लोकतंत्रात्मक, यहाँ पर जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे वह जनता के द्वारा चुने जाएंगे, यानी कि सारी शक्ति है वो किसमें निहित कर दी गई है, जनता में। फिर आता है गणराज्य, यानी कि यहाँ का जो शासनाध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होकर उसका चुनाव किया जाएगा। फिर आता है न्याय। न्याय की बात अपन ने 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाए ताकि वह अपना विकास कर सके और देश के विकास में भागीदारी निभा सके। समानता स्थापित की गई है ताकि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं रहे, और एकता व अखंडता की बात कही गई है क्योंकि भारत जो है वो विविधता वाला देश रहा है। यहाँ पर धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। अगर एकता व अखंडता स्थापित नहीं की जाएगी तो भारत बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। इसीलिए एकता और अखंडता की विशेष जोर दिया गया है, और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में। इसी प्रकार आगे की जो विशेषताएं हैं वह है कि भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। लिखित व निर्मित। निर्मित संविधान है, यानी कि संविधान सभा द्वारा इसको बनाया गया और लिखा गया। लिखित संविधान है। संविधान सभा ने इसको बनाया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसको बनाया गया। तो भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है, यानी कि बहुत सारे देश हैं जैसे इंग्लैंड है, वहां पर जो संविधान है वह लिखित नहीं है। दूसरी जो इसकी विशेषताएं हैं ये एक विस्तृत संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी कि बहुत सारे देश हैं जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के संविधान में क्या है, केवल 7 अनुच्छेद हैं, और कनाडा के संविधान में
147। इसी प्रकार जो अपना पड़ोसी देश है अफ्रीका, वहां पर 152 अनुच्छेद है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें बहुत सारे बहुत कम अनुच्छेद के माध्यम से शासन चलता है या उनमें सम्मिलित किया गया। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसका जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद, 5 परिशिष्ट, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो विश्व का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान है। इसकी एक विशेषता है कि ये जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। कहने का तात्पर्य है, जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है भारत के संविधान को? क्योंकि जैसे हम जीवन में बहुत सारी गलतियां करने के बाद में उसमें सुधार की अपेक्षाएं रहती है, इसी प्रकार हमारा जो संविधान है वह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि इसमें अगर कहीं त्रुटि रह जाती है या समय के हिसाब से कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है तो इसमें 368 अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से अगर वांछनीय होता है तो उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश रखी गई है ताकि समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सके और आने वाले समय में उसमें बदलाव किया जा सके। तो अनुच्छेद 368 के तहत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। अब आगे अपन बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए या उसको अधिकार दिलाने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेष व्यवस्था की गई है। जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार थे। कितने? 7 अधिकार थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। आज वो संपत्ति का अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है, जबकि वर्तमान में जो है वो 6 अधिकार दिए गए हैं। आगे की जो विशेषताएं हैं वह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये वह व्यवस्था है, ये नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ प्रत्येक 5 साल बाद में चुनाव होते हैं और चुनाव के माध्यम से सरकार बदलती रहती है। तो आने वाली सरकार किस प्रकार शासन करे उसके लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाली जो सरकार है वह उन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाए या कानूनों का निर्माण करे। यहाँ पर ये नीति निर्देशक तत्व मार्गदर्शन का कार्य करती है सरकारों का, ताकि वह जितने भी जो कानून बनाए वह इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बना सकते हैं और यहाँ से निर्देश ले सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। तो ये एक बात होगी नीति निर्देशक तत्व की, मौलिक अधिकारों की। आगे अपन बात करते हैं कि संविधान जो है वह किस प्रकार हमारे शासन को संचालित करने में एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है और जो सरकार है वो एक व्यवस्थित रूप से संविधान के माध्यम से शासन का संचालन करती है। तो आगे हम बात करते हैं उस विशेषता की जिसके माध्यम से सरकार अपना कार्य करती है। जैसे संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है तो ये एक जीवंत दस्तावेज है, लेकिन संविधान किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है? तो संविधान ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है, यानी कि इसमें लचीलेपन और कठोरता दोनों की गुण देखने को मिलते हैं। तो हमारा संविधान कैसा है? संविधान की जो प्रगति है वो कैसी है? कठोर और लचीली, दोनों प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो सामान्य मतदान के द्वारा
उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जिनको विशेष वोटिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 2/3 जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति और आधे जो विधानसभाएं होती है उनकी अनुमति जरूरी होती है, यानी कि वह अगर सहमत होते हैं तो ही इसमें बदलाव किया जा सकता है, वरना इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से उन पर कठोर नियम लागू किए गए हैं ताकि उसमें मनमाना परिवर्तन नहीं किया जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सामान्य बहुमत से भी परिवर्तन किया जा सके, यानी कि सरकार की मनमानी रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें कठोरता होनी जरूरी है ताकि सरकार अपनी मनमर्जी नहीं करे। और लचीला इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें बदलाव आवश्यक है, तो उसमें सामान्य बहुमत से भी बदलाव किया जा सकता है। तो हमारे जो संविधान है उसमें कठोरता और लचीलापन दोनों देखने को मिलता है। आगे की जो विशेषता है वो है कि हमारे संविधान में एकात्मक शासन के लक्षण भी देखने को मिलते हैं तथा संघात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो लक्षण हैं जो एकात्मकता दर्शाते हैं? तो इसमें यानी कि जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है वो केवल नाम मात्र का होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है। तो ये एकात्मकता का लक्षण है कि सारा जो कार्य है वह मंत्रिमंडल करता है, और मंत्रिमंडल में भी जो सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री का, उसके पास सारी शक्तियां निहित होती है। तो ये एकात्मकता का लक्षण है। तो संघात्मकता में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पर विधानसभाओं की अनुमति लेना आवश्यक होता है, केंद्र के अलावा वहां पर विधानसभाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहां पर ये जो लक्षण है वो संघात्मकता के लक्षण दिखाता है। ऐसे इसी प्रकार एकात्मकता के लक्षण है कि जितने भी जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र सूची में रखे गए हैं, ना कि राज्य सूची में रखे गए। तो ये एकात्मकता के लक्षण है। जिसमें जो सूचियां बनाई गई है उसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची रखी गई है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई विषय ऐसा आता है जो उस समय शामिल नहीं किया गया तो उस पर भी जो निर्णय लेने का जो है वह कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। यानी कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो ताकत है वो सारी किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार में। तो ये जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किसमें? केंद्र के पास हैं। तो ये एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राज्य को है। तो यानी कि कुछ विषय राज्य को दिए गए हैं और कुछ केंद्र के पास रखे गए। तो ये दोनों जो लक्षण है वह संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण को दिखाता है। आगे की विशेषताएं हम लेते हैं तो ये है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि जब संविधान बना उस समय परिस्थितियां कुछ और रही होगी, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां अगर चेंज हो जाती है तो संविधान में संशोधन वांछनीय हो जाता है और उसमें परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए उसमें एक व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि उसका जो मूल स्वरूप है वो बदलना नहीं चाहिए। तो उसमें 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो वर्तमान में 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जो जीएसटी वाला है वो 101 संविधान संशोधन था और जीएसटी भारत में लागू की गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो थोप दिया गया वो थोप दिया गया। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था भी की गई है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान जो है वह किस प्रकार शासन व्यवस्था को लागू करता है। तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ? संसदात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई है संविधान के तहत। संसदात्मक शासन व्यवस्था का यह है कि जो निर्णय लेने की क्षमता है वह संविधान के
पास है। तो संविधान के संसद के 3 अंग बताए गए हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लेकिन यहाँ पर जो न्यायपालिका है वह क्या है, स्वतंत्र है। तो अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के पक्ष में नहीं हो या उसके कहीं ना कहीं उसको विरोध करता हो, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून को निरस्त कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वह मनमानी नहीं कर सकता है और उसमें जो संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको न्यायपालिका अवैधानिक घोषित कर सकती है, यानी कि वह संविधान के विरुद्ध है। तो संविधान के जितने भी विरुद्ध जो होगा उसको जो न्यायपालिका है वह हटा देगी। इस प्रकार हम बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आज अध्ययन कर चुके हैं। तो इस प्रकार अगर अपन एक उद्देशिका जो प्रत्येक किताब के पीछे दे रखी होती है उसको अगर अपन याद करते हैं तो हमारे संविधान की जितनी भी विशेषताएं होती है वह लगभग अपने को याद हो जाती है और अपने को रटना नहीं पड़ता। केवल अपने को समझना पड़ता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है, प्रभुत्व संपन्न राज्य किसे कहा जाता है, या नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। केवल इनको अगर अपन समझ लेते हैं तो केवल एक उद्देश्य का याद करने से हमारे संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमें याद हो जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक 10 या 12 लाइन की जो उद्देशिका है उसको अगर अपन याद कर लेते हैं तो हमारा जो पहला चैप्टर है वह भाग का अध्याय 1 भारत का संविधान और उसका जो प्रकरण है संविधान की विशेषताएं, वो सारी अपने को याद हो जाती है। उसमें 2 ही बड़े प्रश्न बनते हैं कि संविधान की विशेषताएं बताइए और दूसरा बड़ा प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना को समझाइए। तो प्रस्तावना को अपन ने पहले टॉपिक में समझ लिया जो वीडियो बना उसमें, और आज अपन ने संविधान की विशेषताएं, जो प्रस्तावना में जो विशेषताएं हैं वो ये है और उसके बाद में जो अतिरिक्त विशेषताएं हैं वो लगभग ये है। तो हमारे जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े नंबरों के जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों इसमें से तैयार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे प्रश्न भी इनमें से तैयार हो जाते हैं। तो आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और इनको याद करेंगे प्रस्तावना के माध्यम से। बंद तो कर दिया मैंने, देखो हो गया क्या। इस रेड वाले पे ही तो क्लिक करना था। हाँ जी। अब देखो कैसा बना।